दुनिया के नक्शे पर 3 सुन्नी बहुल देशों ने आपस में हाथ मिला लिया है। एक के पास तेल का अकूत पैसा है, दूसरे के पास परमाणु बम और लाखों की फौज और तीसरे के पास जंग लड़ चुके सैनिक और घातक ड्रोन टेक्नोलॉजी है। और तीनों एक ऐसे दस्तावेज पर दस्तखत कर कह चुके हैं कि अगर हम में से किसी एक पर हमला हुआ तो इसे तीनों पर हमला माना जाएगा। सुनने में ये अमेरिका के सैन्य गठबंधन नाटो जैसा लग सकता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इस गठबंधन के मंसूबे क्या हैं, जो बहुत खतरनाक माने जा रहे हैं। गठबंधन दुनिया के सामने इसे शांति का पैगाम बता रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे हथियारों और रक्षा तकनीक का लेन देन भी चल रहा है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ऐसा रक्षा समझौता साइन किया है जिसे इस्लामिक देशों का नाटो भी कहा जा रहा है। नमस्कार, आप कड़क देख रहे हैं और मैं मनीषा हूं। आखिर ये समझौता है क्या? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अफवाह है और सबसे ज़रूरी बात, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या इसमें सिर्फ सुन्नी बहुल देश ही होंगे? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट सामने आने वाले हैं जो पूरी पोल खोल कर रख देंगे। इस्लामिक जगत में ईरान के कम होते असर का फायदा उठाकर पाकिस्तान खलीफा बनने की ताक में है। इसलिए मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े मुल्क सऊदी अरब और तुर्की को एक साथ लाया गया है। तीनों ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया। इसके तहत तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा तकनीक का हस्तांतरण, मिलकर रक्षा उपकरणों का उत्पादन और खुफिया सूचनाओं को साझा करेंगे। वैसे ये एक दिन की कहानी नहीं है। इसकी नींव सितंबर 2025 में ही पड़ चुकी थी, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए थे। उस समझौते में भी यही शर्त थी कि दोनों में से किसी एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। खास बात यह है कि ये पाकिस्तान और भारत के बीच मई 2025 के सैन्य टकराव के ठीक कुछ महीनों बाद हुआ था। तो आखिर ये तीनों देश साथ क्यों आए? क्या इन तीनों के सामने ऐसी कोई मजबूरी थी जिसने इन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ने पर मजबूर किया? दरअसल तीनों की ज़रूरतें अलग अलग हैं, लेकिन इस समय उनकी सुरक्षा चिंताएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं। इसके पीछे कई वजह मानी जा रही है। पहली वजह है सऊदी अरब की तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान और उसके सहयोगी गुटों जैसे हुती विद्रोहियों और इराकी मिलिशिया के बार बार हमले हुए हैं, जिसने रियाद को बड़े रक्षा साझेदारी तलाशने पर मजबूर किया। दूसरी वजह है सऊदी अरब अपनी तेल और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी बड़े हमले से बचाना चाहता है, इसलिए उसे ऐसे भरोसेमंद देश का साथ चाहिए जो जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े हो सके। तीसरी वजह है ईरान और लेबनान में चल रहे संघर्ष ने भी पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। और चौथी वजह, जो सबसे बड़ी वजह है, कि अमेरिका पर भरोसा कम होना। तुर्की खुद नाटो का सदस्य है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो को सवालों के कटघरे में ला रहे हैं। यानी जब बड़ा भाई अमेरिका ही अपनी गारंटी को लेकर डगमगाया हुआ लगे, तो ये तीनों देश अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करने में लग गए हैं। पांचवा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से दबाव में है। पाकिस्तान खाड़ी में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। साथ ही पाकिस्तान मई 2025 में भारत के साथ और अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के साथ हुए टकराव के बाद मजबूत सहयोगियों की जरूरत महसूस कर रहा है। इसके अलावा वह खुद को मुस्लिम देशों का सैन्य अगुवा साबित करना चाहता है। अब जरा तुर्की की एंट्री को समझते हैं। इस पर तुर्की के थिंक टैंक TEPAV के रणनीतिकार निहत अली ओजकान ने इस तिगड़ी को दिलचस्प तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन में हर देश की अपनी अलग ताकत है। सऊदी अरब के पास तेल से कमाया अकूत पैसा है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, बैलिस्टिक मिसाइलें और एक बड़ी खड़ी सेना है, और तुर्की के पास युद्ध का अनुभव रखने वाले सैनिक और एक डिफेंस इंडस्ट्री है, खासकर एडवांस ड्रोन प्रोडक्शन में। यानी पैसा, परमाणु ताकत और टेक्नोलॉजी तीनों एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। चलिए अब थोड़ा आंकड़ों में उतरते हैं, क्योंकि असली तस्वीर वहीं पर ही साफ होती है। ग्लोबल मिलिट्री डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 6,60,000 एक्टिव सैनिक हैं, साथ में 5,50,000 रिजर्व फोर्स, करीब 170 परमाणु हथियार और लगभग 9.3 अरब डॉलर का रक्षा बजट है। यही नहीं, भारत के साथ मई 2025 के टकराव के बाद पाकिस्तान ने चीन से लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के नए ऑर्डर देकर अपने खर्चों को बढ़ाया है।
दूसरी तरफ सऊदी अरब का रक्षा बजट है करीब 80 अरब डॉलर, जो दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। उसके पास करीब 2,47,000 एक्टिव सैनिक हैं। वहीं तुर्की सेना में लगभग 5,12,000 जवान हैं और उसके ड्रोन दुनिया भर में मशहूर हैं। तुर्की के बायर कतार ड्रोन ने यूक्रेन युद्ध में अपनी धाक जमाई है। अगर तीनों देशों की ताकत को जोड़ दिया जाए तो ये ऐसा गठबंधन बनता है जिसके पास पैसा भी है, परमाणु ताकत भी है, टेक्नोलॉजी भी है और मैन पावर भी है। ऐसे में तीनों देशों की कुल सैनिकों की संख्या करीब 20 लाख हो जाएगी, यानी करीब करीब चीन की सेना के बराबर। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि ये डील भारत के लिए क्या मायने रखती है। भारत सरकार ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस रक्षा समझौते पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत ने उन वायरल दावों को भी फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने त्रिपक्षीय गठबंधन के जवाब में इजरायल के साथ एक डिफेंस पैक्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय ने फैक्ट चेक करके बताया कि हम ऐसी गलत पोस्ट के खिलाफ हैं जो एआई का इस्तेमाल करके फर्जी कंटेंट बनाती हैं। तो क्या इस गठबंधन से भारत को घबराने की जरूरत है? इसको समझने के लिए हमारे पास दो पहलू आते हैं। पहला, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान तुर्की गठजोड़। तुर्की वैश्विक मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर साथ देता आया है। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान इस समझौते का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर सकता है कि उसके पास इस्लामिक दुनिया का सैन्य समर्थन है। वहीं दूसरा पहलू भी बहुत असरदार है। पाकिस्तान भले ही सऊदी का सैन्य साझेदार बने, लेकिन भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते बेहद मजबूत हैं। सऊदी ने साफ किया है कि इस समझौते का असर उसके बाकी वैश्विक साझेदारों के साथ संबंधों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गठबंधन भारत के खिलाफ बनाया गया है? तो इसका जवाब सीधे तौर पर हाँ में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि तीनों देशों के हित एक जैसे नहीं हैं। इस पूरे गठजोड़ को सिर्फ भारत पाकिस्तान के चश्मे से देखना भी सही नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब के लिए इसकी सबसे बड़ी वजह खाड़ी की सुरक्षा, क्षेत्रीय अस्थिरता और बदलते मिडिल ईस्ट में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना भी है। हालांकि भारत के लिए बड़ी चुनौती सऊदी का पैसा और तुर्की के हथियार साबित हो सकते हैं। यदि पाकिस्तान को तुर्की से रक्षा तकनीक, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता मिलती है और सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसा देता है, उसकी इकोनॉमी को स्थिर रखता है, तो पाकिस्तान लंबे समय तक सैन्य तैयारी बनाने की हालात में आ सकता है। हालांकि इतना साफ है कि इस गठबंधन से तीनों अपने हित जरूर साधने की फिराक में हैं। इस बीच में ये सवाल भी उठता है कि क्या इस गठजोड़ का दायरा सिर्फ सुन्नी बहुल देशों तक सीमित रहेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल है और तीनों ही सुन्नी बहुल देश हैं। तो क्या दूसरे मुस्लिम देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं? और तो और मिडिल ईस्ट के दूसरे सबसे बड़े देश और शिया बहुल ईरान के लिए दरवाजे खुलेंगे? इसका जवाब आप भी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वहीं मुस्लिम नाटो को समझने से पहले आइए जानते हैं कि असल नाटो क्या है और ये कैसे काम करता है। इसका पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। इसे 1949 में बनाया गया था। इसका मकसद अपने सदस्य देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इस सैन्य संगठन का सबसे चर्चित पहलू अनुच्छेद 5 है, जिसमें एक सदस्य देश के खिलाफ किसी भी तरह के हमले को सभी पर हमला माना जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का ये नया गठबंधन क्षेत्रीय समीकरणों को बदलने की ताकत रखता है, जहां पाकिस्तान को अब सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि खाड़ी के पैसे और तुर्की की टेक्नोलॉजी का भी साथ मिल सकता है। वहीं भारत शुरू से ही किसी भी औपचारिक सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने से बचता रहा है। तो ऐसे में सवाल ये नहीं है कि क्या भारत खतरे में है, बल्कि ये देखना काफ़ी अहम रहेगा कि ये मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कितना मजबूत होता है। क्या और देश इसमें शामिल होते हैं और क्या ये एक स्थायी इस्लामिक नाटो बन पाता है या फिर सिर्फ एक कूटनीतिक बयान बनकर रह जाता है? आपको क्या लगता है, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का ये गठजोड़ वाकई लंबे समय तक टिक पाएगा या अंदरूनी कलह के कारण ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये खबर आपके लिए लिखी थी मेरे साथी दीपांशु ने और कैमरे के पीछे इसको रिकॉर्ड किया है मेरे साथी दीपक ने। मेरा नाम मनीषा है और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।